जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 7.1 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है जेनोम एडिटिंग। पूरा का पूरा बायोलॉजिकल टॉपिक है और 2017 में एक क्वेश्चन आ गया था स्टेम सेल थेरेपी करके। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताने के लिए बोला था, ब्रीफली बताइए और किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से बेहतर है बाकी सारे टेक्नोलॉजी में और क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो यूपीएससी आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल चीज़ नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा हल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। डीप में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है विजनास का मैगजीन में, बट आपको उतना जाना नहीं है। ठीक है, हमारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको शौक है जानने का तो आप जान सकते हैं किस तरीके से काम करता है, लेकिन डीप में उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हल्का सा हमको एक हल्का सा आधा पन्ना या एक पन्ने जैसा उसका ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन कर ले, उतना हम लोग का नॉलेज चाहिए इसमें से। ठीक है, तो हम लोग देखिए जेनोम एडिटिंग के पहले देखते हैं जेनोम एडिटिंग क्या चीज़ है भैया। ठीक है, जेनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू द डीएनए ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि सेल में बहुत सारी चीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी तरह डीएनए भी होता है। तो डीएनए आपका बॉडी का हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए जिम्मेदार है। जिस तरीके से बाल आपका काला होगा या लाल होगा, आपका हाइट कितना होगा, आप सांवले होंगे गोरे होंगे, सब कुछ डीएनए डिसाइड करता है। बाकी का हमारे बॉडी का 99.99% सारे इंसान का सेम होता है, सिर्फ 0.001% जो होता है हर इंसान का अलग होता है और उसी से हमारा सारा कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होता है। ठीक है, तो डीएनए में अगर आप चेंज कर दोगे कि हाँ भाई जिस डीएनए का जो वाला पार्ट आपके काला बाल होने के लिए जिम्मेदार है, उस वाला पार्ट को काट करके निकाल के आप वहाँ पर लाल बाल वाला डीएनए को सेट कर दीजिएगा तो आपका बाल लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से जेनोम एडिटिंग काम करता है। तो इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाना चाहिए। जेनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू द डीएनए ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा डेफिनेशन। हम लोग आप देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ, ये जो किसके कारण ये वाला चीज जेनोम एडिटिंग न्यूज में आया। ठीक है, जेनोम एडिटिंग न्यूज में आया चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के कारण। ठीक है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब देखिए ये कार टी सेल थेरेपी होता क्या है। देखिए पेशेंट के मान लीजिए कि पेशेंट को कैंसर है। ठीक है, कैंसर को ठीक करना है। अब कैंसर का जो पेशेंट है उससे खून लेगा डॉक्टर लोग। ठीक है, उसमें से टी सेल निकालेगा। टी सेल क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो टी सेल जो है ना व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। ठीक है, तो वहां से टी सेल निकालेगा और टी सेल में ये कार को ऐड करेगा। ठीक है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को ऐड करेगा। ये वाला जो कार होता है ना, ये वाला हमारा कैंसर सेल्स को खोज करके डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। ये रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है खोज कर डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर मतलब जहां पर भी जाना है, मान लीजिए उसको ब्रेन में जाना है तो रिसेप्टर जो है उसको ब्रेन तक लेकर के जाएगा, उस सेल को इधर उधर भागने नहीं देगा। ठीक है, तो इस वाले सेल को फिर क्लोनिंग करके हम इस तरीके से बहुत सारा मिलियन सेल ग्रो करेंगे और उस सेल को सब का सब वापस बॉडी में डाल देंगे ताकि वो सारे कैंसर सेल को ढूंढ के मार दे। तो इस तरीके से ये कार टी सेल काम करता है। बेसिकली वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, सो मूविंग अहेड, देखिए जेनोम एडिटिंग तो हम लोग डेफिनेशन देख ही लेते हैं। इट इज अ 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ अनवाइंडिंग, क्लीविंग एंड रीवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग मतलब पहले डीएनए जो होता है ना रस्सी की तरह होता है, पूरा मुड़ा उसके बाद पहले उसको अनवाइंड करना है, हल्का सा खोलना है, फिर काटना है। ठीक है, क्लीविंग मतलब होता है काटना। ठीक है, और रिवाइंडिंग मतलब फिर से उसको जोड़ देना। ठीक है, कट पेस्ट बेसिकली होता है। काटो, जो चीज तुमको उसमें डालना है डालो, फिर जोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है। हाउ डज इट वर्क, बेसिकली इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जेनोम एडिटिंग इज यूजेस अ टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड इंजीनियर्ड न्यूक्लियस व्हिच कट्स द जीनोम। ठीक है, वो लोग इंजीनियर्ड न्यूक्लियस का यूज करता है जो डीएनए को काटता है। फिर ये जो है ना, एक यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, डीएनए को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। अगर आप काट के छोड़ दोगे उसको ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तो इंजीनियर्ड न्यूक्लियस खाली उसको काटता है। अगर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना है, लाल बाल ऐड करना है या फिर कुछ और ऐड करना है तो ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा देर बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर बाद मतलब जितना उसका कैपेसिटी होगा टाइम वो जुड़ जाएगा, आपको उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि वो कैंसर के लिए वो जिम्मेदार है वो वाला पार्ट, या फिर कुछ और बीमारी के लिए जिम्मेदार है वो वाला पार्ट, तो काट के निकाल दो, ऑटोमेटिकली बाकी वाला पार्ट अपने आप जुड़ जाएगा। वो वाला पार्ट को आप काट के निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए 3 तरह का जेनोम एडिटिंग है, 3 तरीके से काटता है और जोड़ता है। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप बेसिकली सिर्फ काट दीजिए, ऑटोमेटिकली ये बाद में जुड़ जाएगा। या फिर आप मतलब कट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बाद में जुड़ जाएगा। या फिर आप ऐसे काटिए, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा और ये दोनों पार्ट जुड़ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये जो पार्ट है आपका काला बाल के लिए जिम्मेदार है, तो आप ये वाला पार्ट काट के निकाल दिए और ये लाल बाल वाला जो कंसेप्ट था मतलब उसको लेके आके यहाँ पर जोड़ दिए।
ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट आपका आईक्यू के लिए जिम्मेदार है, आईक्यू के लिए आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू वाला डीएनए लेके आया, यहाँ पर जोड़ दिए तो आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका आप आईक्यू वाला डीएनए ला के यहाँ जोड़ दिए तो आपका बच्चा जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसका वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए रेगुलेशंस लाया गया है। अब रेगुलेशंस क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये वाला जो एक्ट है, कोई भी हजार्डस, कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स का इंपोर्ट, यूज, एक्सपोर्ट सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। और एक यहाँ पर एक नया है, रिसेंट वाला, नेशनल इथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट। अगर आप ह्यूमन के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये वाला इथिकल गाइडलाइंस यूज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग जीनोम एडिटिंग का देख लिए, किस तरीके से किस टाइप का जीनोम एडिटिंग होता है, डेफिनेशन देख लिए, ठीक है। और इसमें इंजीनियर्ड न्यूक्लियस का यूज होता है, तो काफ़ी चीज़ देख ली हम लोग। कार टी सेल के बारे में देख लिए, कैसे किस तरीके से काम होता है। और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। देखिए, बेस्ड ऑन दिस देयर आर सेवरल टेक्निक्स। तो 1, 2 और 3 टेक्निक आप याद कर लोगे, हो जाएगा। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। बाकी एक पन्ना लिखने के लिए तो ऊपर हम लोग देख ही लिए, एक पन्ना कम से कम लिख लेंगे अगर आएगा जीनोम एडिटिंग के ऊपर तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इमानुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोंडा करके है, वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2020 फॉर डिस्कवरिंग क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी पूछ सकता है। प्रीलिम्स इज लाइक इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। मेंस थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हम लोग टॉपर्स को देखते हैं कि मेंस, हाँ भाई 20 का 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए। प्रीलिम्स में कोई नहीं बोला कि हम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या फिर 100% क्वेश्चन हम जानते थे, लेकिन मेंस में बोल सकता है कि हाँ भाई 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक हम जानते ही थे, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम लोग को प्रीलिम्स में कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब देखिए एडवांटेज, यही यूपीएससी पूछता है और यही आपको याद रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है। देखिए फॉर रिसर्च पर्पस, अगर जेनोम एडिटिंग है, जेनोम एडिटिंग का यूज़ करके हम सेल का जो डीएनए है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बेसिकली उस पर और काम कर सकते हैं, कुछ इवॉल्व कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो ट्रीट डिजीज, जिस तरीके से ऊपर देखिए कार टी थेरेपी जो था उसको यूज़ करके कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, तो ये एक यूज़ है इसका। फॉर बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर को इवॉल्व करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़िया मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि बढ़िया यील्ड हो और रेजिस्टेंस भी हो उसका डिजीज और ड्राउट के लिए। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी फ़ायदा कर सकता है। इस तरीके से हम लोग जेनोम एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी सीड का, किसी भी प्लांट का, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल अगर होगा तो भाई दूध अच्छा देगा उसका, फिर वही होगा, रेजिस्टेंस अच्छा होगा और हर जगह वो सह सकता है, हर जगह रह सकता है, गर्मी वाला ठंडा में जाकर रह सकता है अगर आप उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दीजिएगा तो। अब देखिए थेराप्यूटिक क्लोनिंग, तो इसमें कहा गया है इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एम्ब्रायोनिक सेल्स आर क्लोन्ड टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में मान लीजिए कि जैसे कि हम ओ ग्रुप है तो हम ओ ग्रुप वाले को ही अपना ब्लड दे सकते हैं, उसी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन में किडनी मान लीजिए आपका फेल है, तो किडनी अगर आपका फेल है तो उसी तरीके से आप किडनी किसी से ले सकते हैं जो आपका फिट हो, ठीक है। आप किसी और मतलब किसी भी से भी नहीं ले सकते, आपको एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए जो आपका सेट कर जाए आपका उसका किडनी आपके ऊपर। तो उस तरीके से अगर सेट नहीं करता है तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं ऐसा किडनी जेनोम एडिटिंग का यूज़ करके, ताकि आप में सेट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कंसर्न्स क्या है, इथिकल डायलेमा है, क्योंकि हम लोग ऊपर भी देखें कि डिज़ाइनर बेबीज बन जाएगा कि हाँ भैया नहीं हमको काला बेबी नहीं चाहिए, हमको गोरा बेबी चाहिए, हाँ ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, हमको लाल बाल चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग उसका, हाँ हमको ऐश्वर्या राय के जैसा आँख चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अमीर लोग हैं वो लोग शौक पालने लगेंगे, ठीक है। पॉसिबली सुपर ह्यूमन, जैसे मैंने बोला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग दे देगा, या फिर हमारा जो अभी नीरज जो है ओलंपिक गोल्ड लेके आया तो उसका डीएनए निकाल के बोलेगा हाँ इसमें डाल दो भाई, ये स्पोर्ट में बहुत अच्छा करेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं, पैसा का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए गलत यूज़ भी हो सकता है इसका, ठीक है। पार्टिकुलर डिजीज, जैसे मान लीजिए कि एक अभी न्यूज़ में आया था, पिछले साल न्यूज़ में आया था, मैं देख रहा था इसमें आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मुझे दिखा, एक चाइनीज़ डॉक्टर थे, वो बेसिकली एक HIV जो एड्स होता है ना, वो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन
चलता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो एम्ब्रायो था उनके अंदर वो वाला डीएनए को काट के निकाल दिया और उसको ठीक कर दिया। मतलब अब आपका जो एचआईवी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से मान लीजिए कि वो वाला पार्ट को आप काट के निकाले हो, वो वाला ठीक है आपका एचआईवी की जिम्मेदार है, लेकिन वो वाला पार्ट कुछ अच्छा भी तो काम होगा। जरूरी नहीं कि वो वाला पार्ट सिर्फ बुरा ही काम कर रहा होगा, कुछ अच्छा भी काम कर रहा हो। उसी तरीके से अगर आप किसी पार्ट को काट के निकाल दियो तो अभी तो किसी पर्टिकुलर डिजीज को आप एलिमिनेट कर दियो, लेकिन हो सकता है जो नया पार्ट आया है या फिर कोई दूसरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया तो कुछ दूसरा डिजीज ला दे और इससे ज़्यादा डेंजरस हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सेफ्टी कंसर्न है। उसका पोटेंशियल लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर में मॉडिफाइड सीड आ गया, कैटल में मॉडिफाइड कैटल आ गया, तो उस तरीके से हमारा जो पुराना जो देसी गाय है या फिर देसी खाना है, ऑर्गेनिक है, वो सब खत्म हो रहा है, वो सब खत्म हो रहा है। तो पोटेंशियल लॉस इन डाइवर्सिटी, ओके। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट लिखा हुआ, ये तो मैं लिख के रखूँगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, जो आना अनिवार्य है, आते रहता है हमेशा, कम से कम टेस्ट सीरीज में तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला लाइन तो लिखना है भाई, बहुत ज़बरदस्त लाइन है। अप्रोचिंग बायोटेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन सीम्स इमिनेंट एंड अनडिनाइबल। तो ये जो लाइन है ना, ये हम नैनो टेक्नोलॉजी में लिख सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में हम लोग लिख सकते हो, बस इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी बहुत सही चीज़ है, ये भी बहुत ही मतलब ये हो गया आपका कॉमन कंक्लूजन। तो ये कॉमन कंक्लूजन मैं लिख के रखूँगा, जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन आएगा तो ये तो डालना ही है। पब्लिक ओपिनियन चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद इन लेजिस्लेचर्स, फाइनल गाइडलाइंस एंड ओवरसाइट ऑफ फाइनली अलाउड लिमिटेड एप्लीकेशन। अगर जेनोम एडिटिंग हम लोग अलाउ करते हैं तो उसको रखवाली भी करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि उसका एप्लीकेशन लिमिटेड हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका यूपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है जो जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तभी पूछेगा आपसे ताकि उसको समझ में आए कि हाँ ये बंदा बैलेंस्ड है, एक्सट्रीमिस्ट बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।